दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा महा प्रैक्टिस बैच का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और महा प्रैक्टिस बैच के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में आप लोगों को ले चलेंगे और हम आज आपको सॉल्व कराएंगे, क्या हिंदी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी आपकी स्टार्ट हो रही है और इसमें देखो ये आ गया स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, देखते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब इन्होंने ये कहा है कि सही शब्द चुनिए, तो हमें कौन सा सही शब्द चुनना है ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। क्वेश्चन है मृग और आगे लिखा है ... घास खा रहा है। अब यहाँ मृग जो है, मृग घास खा रहा है, तो मृग का ये जो है ये सभी शिशु दिए गए हैं। इस मृग के ये सभी बच्चे हैं। अब बात आती है मृग के बच्चे को क्या हम बछड़ा कहते हैं, क्या हम शिशु कहते हैं, क्या हम बच्चा कहते हैं, क्या हम शावक कहते हैं। तो हमें इस बात को पता होना चाहिए कि मृग का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम बछड़ा कहते हैं, शिशु कहते हैं, बच्चा कहते हैं, शावक कहते हैं। बछड़ा ये तो आप जानते हो, ये गाय के बछड़े के लिए आता है। शिशु आप जानते हो 6 महीने से कम उम्र का बच्चा होता है, उसको आप शिशु बोल देते हो। बच्चा तो ये बच्चा है। मृग का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृग के बच्चे को शावक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शावक बोला जाता है। ध्यान रखिए, मृग के बच्चे को हम शावक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो ये कनफटा जो है, ये कनफटा आपका किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। क्या ये बहुब्रीहि समास है, क्या ये आपका ये द्वंद्व समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है, या फिर आपका कर्मधारय समास है। तो हम क्या बताएंगे इसमें क्या है ना। तो कनफटा का अर्थ क्या है? तो कनफटा का पहले कनफटा का अब ये आपका समस्त पद है। जो आपका कनफटा है, कनफटा ये आपका समस्त पद है। क्या है ये समस्त पद है। कनफटा क्या है? ये समस्त पद है, समस्त पद ये कनफटा है। अब इसका आपको समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह करने से ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या समास है। ठीक है, तो इसको कहेंगे कान है फटे हुए जिसके, यही तो कहेंगे। तो कान है फटे हुए जिसके, ये है इसका कनफटा का समास विग्रह आप करेंगे, क्या निकलेगा? कान है फटे हुए जिसके। तो इसका मतलब जिसके कान फटे हुए हैं, जिस व्यक्ति के कान फटे हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कनफटा। तो कनफटा एक विशेष व्यक्ति हो गया कि नहीं? जब विशेष व्यक्ति हुआ, अब आप ऑप्शन किसी ने किया होगा, अब इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बहुब्रीहि समास इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसका आंसर। अब आप कह दोगे, यदि इस तरह बनाओगे, कान है जो फटे, कान है जो फटा, तो कान है जो फटा वो कनफटा थोड़ी है। कनफटा तो व्यक्ति होता है, जिसके कान फटे होते हैं उस व्यक्ति को कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्मधारय नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका कान है फटे हुए जिसके कान फटे उसी को तो कहोगे कनफटा। कान फटा नहीं है यहाँ, जिसके कान फटे वही तो कनफटा है। इसलिए आपका जब दोनों कर्मधारय और बहुब्रीहि दो दिए होते हैं तो प्रधानता मिलती है किसको? बहुब्रीहि को प्रधानता मिलती है। आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे समास आपका कौन सा होने वाला है? बहुब्रीहि समास होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश समास विग्रह वाला। ये तो देखो इसमें समास विग्रह नहीं, ये तो सामासिक पद है ना। नगर प्रवेश है ना, जैसे लिखा हुआ है नगर और लिखा हुआ है प्रवेश, ये
तो ये जो होता है, जब शब्द आपको एक साथ मिलके दिए जाते हैं शब्द, तो उन्हें समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद या इसी का दूसरा नाम सामासिक पद। क्या? इसे आप सामासिक पद के नाम से भी जानते हो, चाहे इसे समस्त पद कह दो चाहे सामासिक पद कह दो, है ना। लेकिन नगर यदि ऐसे कर दोगे, नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश, यदि ये कर दोगे नवर नगर में प्रवेश, तो ये आपका कहलाएगा, ये आपका समास विग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसे आप कहेंगे बेटा समास विग्रह, ये आपका समास विग्रह है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका समास विग्रह वाला पद नहीं है, क्योंकि ये आपका समस्त पद या सामासिक पद है। ये कला प्रवीण एक साथ है, ये भी सामासिक पद है। रणसूर, ये भी सामासिक पद है। देखो समास विग्रह वाला पद कौन सा है? कार्य में दक्ष। इसका कार्य में दक्ष का मतलब कहोगे कार्य दक्ष। जो कार्य दक्ष व्यक्ति होता है, जो कार्य में दक्ष होता है ना, उसे कहते हैं कार्य दक्ष को कहते हैं कार्य में दक्ष। तो ये आपका जो है ये सामासिक पद है, और ये आपका इसका समास विग्रह है कार्य में दक्ष। तो यहाँ पे समास विग्रह वाला पद कौन सा था? कार्य में दक्ष। ये सभी नगर प्रवेश, कला प्रवीण और रणसूर, ये आपके बेटा तीनों जो हैं वो आपके सामासिक पद हैं, समस्त पद हैं। लेकिन ये पद आपका समास विग्रह है। क्या है बेटा? ये समास विग्रह वाला पद है, क्योंकि इसमें बीच में विभक्ति चिन्ह, जिसमें बीच में विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं वो ध्यान रखो, वो हमेशा समास विग्रह वाला पद होता है। जिसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं वो आपका सामासिक या समस्त पद होता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये मुख्य बात है। जब किसी समास का विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। और जब हम किसी समास विग्रह का सामासिक पद बनाते हैं तो हम विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं। तो ये जो है ये वाला ये विभक्ति चिन्हों का लोप करके बनाए गए, इसलिए ये समस्त पद है। इसमें विभक्ति चिन्ह लगाया गया है, इसमें विभक्ति चिन्ह लगाया गया है, इसलिए ये आपका समास विग्रह है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यस, बहुत अच्छा। रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए सन 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। इस रचना की विधा कौन सी है भैया? कविता है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी? कौन सी? रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए। कौन सी रचना है? विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। तो क्या विधा है? इसकी विधा बेटा जो है वो उपन्यास, इसकी विधा है ना। विधा का मतलब कि ये कहानी है कि उपन्यास है कि संस्मरण है कि रेखा चित्र है कि नाटक है। विधा का मतलब ये होता है। हमेशा एक जैसा रहना। अरे हमेशा एक जैसा बना रहना, हमेशा एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसा रहना। उस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? उस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है हमेशा एक जैसा रहना? हाथ कंगन को आरसी, क्या ये होता है? होनहार बिरवान के होत चीखने पात, नहीं, ये भी नहीं। क्या मुँह में राम बगल में छुरी, ये होगा? या सावन हरे न भादों सूखे, बिल्कुल आप लोगों ने यही लगाया होगा। न जो सावन में कभी हरा होता है न भादों में कभी सूखता है, ऐसा जो हमेशा एक समान स्थिति में बना रहता है, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना, उसे कहते हैं न सावन हरे न भादों सूखे। ठीक है, ये नेक्स्ट। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? कवि। दो चट्टानों पे मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, हरवंश राय बच्चन है या केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों हरवंश राय बच्चन जो है वो दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली है ना कवि हैं। कौन पाने वाले कवि हैं? कौन से? हरवंश राय बच्चन। इन्हें 1968 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब? 1968 में दिया गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट। अब ये आपका देखो, ये आपका गद्यांश आ गया। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह ज़रूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यस, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। यस, मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। ये कभी विज्ञान में सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता ये, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। ये बात, इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन ना होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वो कभी भी चिन्मय नहीं होती, कभी स्थायी नहीं होती है ना। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है, अपने समय में हमेशा एक सच्चाई बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। अच्छा, इसका मतलब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का दिया था, उसको अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी बिल्कुल, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांत, आइंस्टीन आ गए, आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इन्होंने इसको खंडन भी कर दिया। जो चीज़ें पहले सत्य थी, है ना, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत जो सत्य माने जा रहे थे, वो आगे चल के कहीं ना कहीं उनका खंडन हुआ है। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेनामी हो गया, बेमानी हो गया, ऐसा भी नहीं है। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया, ये वाला। ठीक, तो इन्होंने दिया विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है? विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार को कोई दावा नहीं चलता। कोई ये नहीं चलता है कि ये बात हमेशा के लिए सत्य है, ये कभी नहीं होता उसमें। ठीक है, कोई दावा सत्य नहीं चलता। यस, ठीक है। अगला, विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, तो ये तो सत्य है, असत्य वाला देखना था। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, बिल्कुल सही। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यस, तो बताइए फिर 7वां में बोलो। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। यस, विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। नहीं, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां नहीं कर पाती है। यही ऑप्शन आपका बनना चाहिए। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, ये तो ठीक है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। अच्छा, थोड़ा पीछे जाएंगे, देखेंगे क्या है सिद्धांत। लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित होता तब तक वह सच माने। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन ना होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। अच्छा, वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। अच्छा, विज्ञान अपने समय की एक वास्तविक सच्चाई बयां करती है,
बिल्कुल, ये तो सही जा रहा है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। अच्छा, ठीक, हाँ, चिरंतन ना होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। ठीक है, ये भी ठीक है ना। अगला, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। अच्छा, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, ये भी सत्य है ना। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। थर्ड ऑप्शन ही सही है, क्योंकि और कोई हमें नहीं लग रहा है, इसलिए थर्ड ही आपका ऑप्शन राइट है। निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? दर्शन का, विज्ञान का? तो किसका? विज्ञान का। विज्ञान का जो होता है, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं रहता? किसका? विज्ञान का जो होता है सिद्धांत, वो अपने आप में कभी भी निरपेक्ष और अकाट्य नहीं रहता। आपने पढ़ा है ना। यस, नेक्स्ट देखो, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम या भारतीय दर्शन? तो आपने पढ़ा है क्वांटम फिजिक्स की वजह से। किसकी वजह से? क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ है ना ये। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? यस, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका? तो ऊष्मा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, डॉपलर प्रभाव का, या फिर इसका क्वांटम फिजिक्स का? तो किसका? कहीं ना कहीं किसका? डॉपलर प्रभाव का। किसका? डॉपलर प्रभाव का। ठीक है, ये नहीं, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है ना। अगला, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने 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 न्यूटन को झूठा करार दिया है? बताइए आप लोग, बताइए। तो इसमें आपका जो है क्वांटम फिजिक्स ने दिया है। किसने? क्वांटम फिजिक्स ने। किसने? क्वांटम फिजिक्स ने झूठा करार दिया है। तो ये वाला सही है, बी वाला है ना। अगला देखो, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो परिवर्तन ये कैसे बना हुआ है शब्द? परिवर्तन और परिवार। परिवर्तन परि और प्लस वर्तन। कैसे? परि प्लस वर्तन है ना, बराबर क्या बन रहा है आपका? परिवर्तन। ये भी परि प्लस वार बराबर क्या? ये भी परिवार बन रहा है ना। तो ये आपका परिवर्तन है ना, ये आपका परिवर्तन ऐसे बन रहा है, और ये आपका परिवार बना, परिवार है ना। यस, तो आपका इनमें उपसर्ग निकल के क्या आया? परि उपसर्ग निकल आया। कौन सा? परि उपसर्ग इनमें निकल आया, परि उपसर्ग है आपका। ठीक है, यस। अगला देखो, नेक्स्ट, क्या वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, यह कविता लिखी है, मैंने लिखी है, उस लिखी है, तुम लिखी है, किसने लिखी है। यदि लिखा होता है यह कविता किसने लिखी है, तो पीछे आप यदि ये वाला यदि चुनते तो पीछे कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक का निशान जरूर होता। इसमें आपको प्रश्नवाचक का निशान देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसने यूज़ नहीं होगा। आप ये कहा जाएगा या यह कविता मैंने लिखी है, ये कहा जाएगा, है ना। यस, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? क्या कुतुबन को माना, असाइद को, मुल्ला दाऊद को, या मलिक मोहम्मद जायसी को? तो आप लोग देखेंगे कि मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। ठीक है, किसे? मुल्ला दाऊद को माना गया है। ठीक है, अगला देखिए, उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिए। उद्घाटन, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, उद्घाटन ऐसे लिखते हो, उद्घाटन, ये आपका उद्घाटन है।
तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इसका करेंगे हम, देखो, उत कैसे, उत धन घाटन, क्या, उत धन घाटन। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद करने में उत धन घाटन आ रहा है। ऑप्शन देखो कौन सा बन रहा है आपका, देखो कौन सा बन रहा है, उत धन घाटन, ये वाला देखो, उत धन घाटन बन रहा है, उद्घाटन। कौन सी संधि है? अरे व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है ना, ध्यान रखना है इसमें, व्यंजन संधि है। ठीक, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। सामासिक पद, सामासिक पद समझते हो? एक ऐसा पद जिसमें किसी भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना हो, और सामासिक पद या उसे समस्त पद के नाम से जानते हैं। लेकिन जिसमें विभक्ति चिन्ह लग जाता है बीच में, वो आपका समास विग्रह हो जाता है। तो वायु वेग, इसमें भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है ना। तो इन्होंने कहा निम्नलिखित में सामासिक पद चुनिए, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो यही आपका सामासिक पद है। इसमें भी विभक्ति चिन्ह है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह है। तो जिनमें ध्यान रखो विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं वो पद समास विग्रह के होते हैं। जिनमें विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, वो आपके जो होते हैं वो कहलाते हैं सामासिक पद। तो वायु वेग आपका सामासिक, या इसी का दूसरा नाम सामासिक पद, या फिर इसी को हम समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। किस पद से? समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है? मुझे बहुत आनंद आती है, नहीं, मुझे बहुत आनंद आती है, अरे ये तो गलत है, ये नहीं होगा। मुझे बहुत आनंद आते हैं, अरे ये भी गलत है, ये भी नहीं ठीक है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, तो है नहीं, मैं अकेला हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है ना। यस। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप लोग जानते हैं कि हिम तरंगिणी जो है, कौन सी है? हिम तरंगिणी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिम तरंगिणी कौन सा? थर्ड। इन्हें 1955 में, कब? 1955 में इन्हें हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये अगला, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तेलुगु की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ना। हाँ, तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? क्या तुपानु से हुई है, त्रिलिंग से हुई है, या मालिश से हुई है, मौदुर से हुई है? तो ध्यान रखो ये त्रिलिंग से हुई है। इसे कहते हैं तीन लिंगों वाला प्रदेश। तीन लिंगों, त्रिलिंग, तीन लिंगों वाला प्रदेश कहा जाता है इसे। तीन लिंगों वाला प्रदेश, तीन लोगों वाला प्रदेश को ही हम कहते हैं क्या? त्रिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? त्रिलिंग कहते हैं। त्रिलिंग, ध्यान रखो, क्या कहते हैं? त्रिलिंग। तो त्रिलिंग कहा जाता है तेलुगु को। ठीक। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है ना। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या 344 में है, या 346 में है, या 348 में, या 120 में? तो भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश आपके अनुच्छेद 348 में दिया गया है। किसमें? 348 में। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है? रामचंद्र का, कविप्रिया, रसिकप्रिया, या विज्ञान गीता? तो रामचंद्र का जो है वो रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। कौन सी? रामचंद्र का। ठीक है,
अगला, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग हो, साथ साथ किया जाता है। आपको मैंने पढ़ा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक, नो अकर्मक नहीं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। यस। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा लिखिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि, तभी किसी ने क्या कहा, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं, है ना। या कंगाली में आटा गीला, या कहा सर सलामत तो पगड़ी हजार, या घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहा, तो इनमें से कौन सा आपका जो है उपयुक्त है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। इसका मतलब ये जो है व्यक्ति बहुत कंजूस है। तो इन तिलों में तेल नहीं का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति होना। क्या होना, कंजूस व्यक्ति होना, कंजूस व्यक्ति, है ना। तो इन तिलों में तेल नहीं का मतलब ये कैसा व्यक्ति है, ये कंजूस व्यक्ति है। इन तिलों से तेल नहीं निकलने वाला है क्योंकि ये कैसा व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है। तो ध्यान रखो, इसके लिए ए ऑप्शन आपका उपयुक्त ऑप्शन है। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, अब कहा गया है गांव के लोगों को क्या कहते हैं, गंवार व्यक्ति कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, गंवोरा व्यक्ति कहते हैं, देहाती व्यक्ति कहते हैं, है ना। तो गांव के लोगों को आप जानते हो ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामीण और शहरी होता है। गांव के लोगों को ग्रामीण कहा जाता है, शहर के लोगों को शहरी कहा जाता है कि नहीं। तो ये आपका ग्रामीण व्यक्ति जो है वो सही है आपका। एक सा नहीं रहता, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, है ना। हाँ, इसमें कौन सा ऐसा जो है ऐसी संज्ञा है जिसका वचन कभी एक सा नहीं रहता। काका का तो काके कभी होगा नहीं, ये तो एक सा रहता है वचन। चाचा का चाचे, ये भी नहीं होता है, ये भी एक सा रहेगा। फूफा का फूफे, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इनके वचन तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, है ना। इसलिए वचन में किन में परिवर्तन आता है। जैसे बेटा का वचन बदलोगे, बहुवचन बनाओगे तो बेटे बन जाएगा, बेटा का बेटे। तो बेटा एक वचन है, बेटे बहुवचन, जबकि काका हाँ वैसे ही रहेगा, इसके वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि माता के वचन में भी परिवर्तन हो जाता है, माता का माताएं हो जाता है ना। भतीजा वाले में भी हो जाता है, किसमें, भतीजा भतीजे का, भतीजा का भतीजे हो जाता है। भांजा वाले में भी हो जाता है ना। भांजा भांजा का भांजे हो जाता है ना। ये हो जाते परिवर्तित, काका चाचा फूआ फूफा, है ना। ये आपके जो है पापा पिता, इनमें मौसा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। यस। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो किस वर्ष इन्हें प्रदान किया गया है ना। तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, सन 1970 में दिया गया। कब इन्हें दिया गया, सन 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला, पर्यायवाची शब्द पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के इनमें से कौन से पर्यायवाची है। तो देखते हैं, पार्वती, पार्वती के लिए इन्होंने एक दिया है यहाँ शिवा, ठीक है, यहाँ दे दिया। अब यहाँ पुत्र की जगह यहाँ अनि दे दिया, जो कि गलत है। पृथ्वी की जगह आत्मजा, जबकि आत्मजा पुत्री का होता है, ये पृथ्वी का, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा दिया है, तीसरा दिया उमा, पार्वती के लिए उमा तो ठीक है, पुत्र के लिए सुत भी ठीक है, लेकिन पृथ्वी के लिए सुधा दे दिया, जबकि सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। पार्वती के लिए इन्होंने दिया है क्या, सुमन दिया है। इधर पुत्र के लिए सुता दे दिया, सुता गलत है,
क्योंकि सुत होना चाहिए, सुता माने पुत्री होता है। पृथ्वी के लिए वसुधा दिया, ये तो ठीक दिया है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, सुता नहीं है, सुत होना चाहिए था। तो यहाँ देखो एक सेकेंड ऑप्शन जो है, पार्वती को रुद्राणी कहा जाता है और पुत्र का नंदन माने पुत्र होता है और पृथ्वी का पर्यायवाची अवनी, अवनी माने पृथ्वी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, देखिए बच्चे, विज्ञान में तो आपको विज्ञान ऐसे लिखना है, विज्ञान आपने लिखा है ना, यस, उसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो वी और धन क्या निकलेगा, ज्ञान निकलेगा। यस, तो इसमें उपसर्ग के रूप में क्या आया आपका, वी उपसर्ग बना, कौन सा, वी, तो वी उपसर्ग यही तो है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो ध्यान रखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, पुंड को माना, सरहपा को माना है या स्वयंभू को, तो ये सभी गलत है। आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, शालिभद्र सूरि को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने, गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, महाजनी में देखो निकालते कैसे, ध्यान रखो, महाजनी लिखा है तो ये देखो पहले आपने जैसे महाजन लिखा, महा और जन, अब महाजन में क्या प्रत्यय जोड़ देंगे तो महाजनी हो जाएगा। तो महाजन में यदि आप ई जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ई प्रत्यय जोड़ दें, तो ई जैसे ही आप जोड़ेंगे तो इसमें ई की मात्रा लग जाएगी, तो महाजन प्लस ई बराबर महाजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजनी। तो इसका मतलब है इसमें आपका ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, नी नहीं बेटा, नी नहीं जुड़ा हुआ है ना। हाँ, यदि इसका सार्थक शब्द बन रहा होता महाज, यदि सार्थक शब्द ऐसा बनता, यदि आपका सार्थक शब्द इतना बनता महाज धन, तो फिर ये नी मान लिया जाता कि नी। अब ये महाज कोई सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द कौन है, महाजन, तो महाजन में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो महाजनी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रत्येक इस संधि में संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक हमने आपको बताया था, यदि किसी या वा, कभी भी या और वा से पूर्व यदि कोई आधा व्यंजन आ जाता है तो वहाँ पर आपकी हमेशा यड़ संधि होती है। कौन सी, यड़ संधि होती है। तो प्रत्येक में देखेंगे, प्रत्येक में तो देखो क्या आ रहा है, ये आएगा आपका प्रति और धन क्या आएगा, एक, प्रतिधन एक, तो यहाँ पे ई और यहाँ पे ए, ई का क्या हो जाता है या, ये की मात्रा तो ए निकल आया, यहाँ पे प्रति, यहाँ पे ती में से ई चली गई, आधा ता बचा, और ये आपका ये और एक, ये बना प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। कौन सी, यड़ संधि है ना, यड़ संधि बनी, कौन सी, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, कभी भी ध्यान रखो, ई और ई प्लस असमान स्वर, कैसे, असमान स्वर, असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, ई का या हो जाता है। ठीक, कभी भी ऊ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाता है। कभी भी रिरी के बाद रिरी प्लस असमान स्वर आ जाए तो रिरी का रा हो जाता है। तो या वा रा, और या वा रा से पहले हमने तुम्हें बताया था आधा वर्ड आ जाए तो कौन सी संधि, यड़ संधि है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, मैं घर जाता हूँ, तो जाता, जाना, हूँ या जा, तो ध्यान रखो हमने हूँ जो है वो आपकी सहायक क्रिया है। सहायक क्रियाएँ वो क्रियाएँ होती हैं जो मुख्य क्रिया के साथ अर्थ को पूरा करने के लिए, वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए लगाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो हूँ आपकी जो है वो सहायक क्रिया है।
राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द नया शब्द बनेगा? तो ये आपका हुआ राष्ट्र, लिखा आपने राष्ट्र ये, और उसमें आपने प्रत्यय जोड़ा ई, तो हो जाएगा। जब ई प्रत्यय जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो बनके तैयार होगा वो ये होगा, कौन सा? राष्ट्रीय। कौन सा? राष्ट्रीय बनके तैयार होगा। राष्ट्रीय ऑप्शन कौन सा है आपका? राष्ट्रीय ऑप्शन थर्ड वाला है। कौन सा? थर्ड वाला है, तो ये वाला हो जाएगा। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जा सकता है? अरे कार्यालयी जो पत्र होते हैं वो सरकारी पत्र होते हैं, वो सरकारी अधिकारियों के बीच होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका शासकीय अधिकारियों के बीच ही तो इन पत्रों का आना जाना रहता है ना, आदान प्रदान रहता है। तो सही ऑप्शन जो है वो शासकीय अधिकारियों के बीच। किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच नो, अध्यापक और छात्रों के बीच नो, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच नो। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? यस, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है? अरे नहीं है भाई। हरिदास जी की है? नहीं। दादू दयाल की है? नहीं। कौन सी है? रैदास की है। रैदास की एक और कवि है, कौन सी? मन चंगा, ये वाली भी है, ध्यान रखना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये वाली भी इन्हीं की है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति भी रैदास जी की ही पंक्ति है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति। सर्वत्र माने होता है, सर्वस्व माने सब कुछ। सब कुछ होता है, क्या होता है? सब कुछ होता है। नहीं कहते तो हमारा सब कुछ चला गया, हमारा सब कुछ लुट गया, है ना कहते? हाँ, सब कुछ। ये सर्वस्व माने होता है सब कुछ, और सर्वत्र माने होता है, सर्वत्र माने होता है सभी जगह। क्या होता है? सभी जगह होता है, ठीक है। और सर्वविदित माने होता है सबको जानकारी है। सर्वहारा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है, तो ये नहीं। इसका मतलब सभी जगह शांति है इस पर्वतीय क्षेत्र में, सभी जगह। और सभी जगह को हम लोग कहते हैं क्या? सर्वत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वत्र कहते हैं ना। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, है ना। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कौन से? यौगिक शब्द, है ना। जो शब्द दो या दो से अधिक है, जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बनते हैं, सार्थक शब्दों से बनते हैं, सार्थक शब्दों से बनते हैं। क्या होता है? बनते हैं। उन्हें क्या कहते हो? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जान लो आप लोग कौन से होते हैं। ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? क्या मुरलीधर है या पंकज है या पुस्तक है? पुस्तक तो देखो किसी शब्द से बना ही नहीं है, इसमें तो दो शब्द है ही नहीं, है ना। ये तो इसमें देखो एक शब्द दिया है परमौषधि,
ये आपका जो बना है ये कहीं ना कहीं परम धन औषधि, परम धन औषधि से बना है। परम धन औषधि बराबर क्या हुआ, परमौषधि। क्या हो गया, परमौषधि हो गया आपका, ये है ना। तो ये वाला हो जाएगा। मुरलीधर, मुरलीधर का अर्थ क्या है, ये पंकज, ये क्या है, ये आपके जो है ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। कौन से, ये आपके कौन से हैं, ये आपका योग रूढ़ शब्द है, ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्दों से ही बनते हैं, लेकिन योग रूढ़ शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है, इसीलिए उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। जैसे आपका पंकज है, तो पंकज में आपका जो शब्द पंकज है उसका यदि हम करेंगे तो पंक धन जा, और पंक माने आप जानते हो क्या क्या होता है, कीचड़, और जा माने जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में कौन खिलता है, कमल। तो ये पंकज का क्या हुआ, इसका एक विशेष अर्थ हुआ, है ना। इसमें इसका अर्थ क्या निकला, कमल। तो इसका एक विशेष अर्थ निकला। जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है वो हमेशा आपके कौन से योग रूढ़ शब्द होते हैं, कौन से योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक विशेष अर्थ निकलता है। और जो दो सार्थक शब्दों से मिलके बना होता है उसे कहते हैं क्या, यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, तो विद्या ये बनेगा, एक तो विद्या है और दूसरा आपका शब्द है कौन सा, आलय। तो आलय माने भी घर होता है और विद्या, दोनों सार्थक शब्द हैं, तो ये आपका बना क्या, विद्यालय। तो विद्यालय आपका जो है वो एक यौगिक शब्द है, कौन सा, यौगिक शब्द है, ठीक है। तो आज बेटा और यहीं आपका ये ओवर होता है। आगे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको सामान्य ज्ञान की क्लास दिखाई दे रही है, तो ठीक है, और बने रहिए और जुड़े रहिए। आपके सामान्य ज्ञान पढ़ाने वाले सर जी दिनेश सर आपके आ रहे हैं, वो आपको क्लास देंगे। थैंक यू। जय आइए सर। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट आपका है, आप लोग देख सकते हो, हिंदी का सर, हिंदी वाले सर ने आपको करा दिया। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका कितने है, प्रैक्टिस सेट 14 नंबर का है। तो हम लोग बच्चों अब हम लोग क्लास देखेंगे सामान्य ज्ञान को लेकर के, और जीएस में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए प्रैक्टिस सेट में उन पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी चीज़ें अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहेगा बच्चों, आ जाइए। पहला जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, लोदी वंश का, तुगलक वंश का, गुलाम वंश का और खिलजी वंश का। तो आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो किस राजवंश का संस्थापक था, और आप लोग कमेंट करके बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देख सकते हो लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो आपको बच्चों जो पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक है वो आपका किस वंश का था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था। किस वंश का, गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि गुलाम वंश जो आपका था वो कब से कब तक चला था, 1206 से 1290 तक, 1290 तक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बच्चों अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक था।
1206 से 1210 तक। ठीक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को आप लोग बच्चों जानते होंगे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों में दान देता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे, लाख बख्श भी कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक उपाधि और थी, पील बख्श, पील बख्श, क्योंकि ये हाथियों की सवारी भी कर लेता था, इसलिए इसको क्या कहते थे? पील बख्श, पील बख्श। और कुतुबुद्दीन ऐबक में इस ऐबक का जो अर्थ है बर्तो वो है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। तो इस ऐबक का अर्थ क्या रहेगा? चंद्रमा का देवता। ठीक है, और ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में बच्चों हुई थी। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। तो 38 का जो बच्चों आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, UNA, यानी कौन से ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। तो हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो यहाँ पर क्या भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अमेरिका है, चीन। एक तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरे में बच्चों में क्या क्या दिया हुआ है? आप देखो बांग्लादेश भी दिया हुआ है। ठीक है, श्रीलंका पे बांग्लादेश दिया हुआ है। इसके बाद फ्रांस, चीन, जापान भी दिया हुआ है। फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। तो पूछ रहा स्थायी सदस्य कितने हैं? तो ये तो आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बच्चों हमारे USA, संयुक्त राष्ट्र, रूस, UK, फ्रांस और चीन। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारे कितने हैं? डी स्थायी सदस्य आपके देश हैं, स्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, UNO की बात करें तो इस UNO की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में UNO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में किस द्वीप पर है? तो मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर है। और ये मुख्यालय कितने मंजिल का बना हुआ है? 40 मंजिल का, 40 मंजिल का। और UNO में सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं। और UNO के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिग वैली, ट्रिग वैली। और ट्रिग वैली हमारे कहाँ के थे बच्चों? नॉर्वे के थे, नॉर्वे के थे। तो इस 39 का जो आंसर था डी आपका करेक्ट आंसर था, डी आपका करेक्ट आंसर था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर था। 39 का जो आपका था डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसलों के रूप में की जाती है? कपास, गेहूं, तरबूज और सोयाबीन। तो ये ऑप्शन दिए हुए। कुल मिला के वो पूछना चाह रहा कि जायद की फसल कौन सी है। तो आपको बच्चों पता होगा जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो और जब आप खेतों में जाते हो छुट्टी में तो कहीं ककड़ी और खीरा लगे हुए तो चोरी करते हो तो वो कहता है भाई जायद खाओ, नाजायज ना खाओ, जायद खाओ। तो क्या हो जाएगा? ककड़ी जायद की फसलें, खीरा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा। ठीक है, यही आपकी क्या होती है? सब जायद की फसलें हैं। जिसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तरबूज दिया हुआ है। तो सी आपका करेक्ट आंसर था, 40 का सी था। और ये बात करूं गेहूं, तो ये बच्चों किसकी फसल है? रवि की फसल है गेहूं। गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, मटर, राई। ठीक है, ये आपकी किसकी फसल है? रवि की फसल है, रवि की फसल रहेगी। तो इसका जो जायद की फसल पूछा था तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर था। अगला हम लोग देखते हैं बच्चों, उस देश का नाम बताएं जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादकों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए थे। कौन देश था? नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर दें, वो देश कौन सा है जिसने भारत में ये हस्ताक्षर किए हुए थे?
मेमोरेंडम, ये एक प्रकार का पत्र है मिल्क ऑफ इंडिया, और इस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो 41 का जो आपका बच्चों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। भारत ने किसके देश के साथ हस्ताक्षर किए थे, श्रीलंका के साथ। ये एक प्रकार का बच्चों पत्र था जिसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट, कागज का एक वो था, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और श्रीलंका ने कब किए थे ये हस्ताक्षर, अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में ये हस्ताक्षर किए हुए थे श्रीलंका ने, जिसमें दूध और दूध उत्पादक की आपूर्ति थी, समस्या थी, तब यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए हुए थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, सी आपका। अगला, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो हरियाणा, सिक्किम, केरल, पंजाब। चलिए बच्चों फटाफट अपने आंसर दें, 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा, आप लोग बताएं जरा। भारत का जो लोसांग त्यौहार है ये ज़्यादातर दिसंबर महीने में मनाया जाता है, तो ये किस राज्य का आपका लोसांग त्यौहार है, तो आपको पता होगा लोसूंग या लोसांग जो बच्चों हमारा त्यौहार है ये आपका किस राज्य का है, सिक्किम का है, सिक्किम का है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी बच्चों करेक्ट आंसर था, बी आपका करेक्ट आंसर था। केरल की बात करें तो केरल में कौन सा पर्व मनाया जाता है, विशु पर्व, विशु पर्व ये आपका कहाँ का है, केरल का है। पंजाब में बात करूं तो पंजाब में कौन सा, लोहड़ी, लोहड़ी या वैसाखी। ठीक है, पंजाब में कौन सा, वैसाखी पर्व, वैसाखी पर्व। ठीक है, वैसाखी पर्व बच्चों पंजाब में मनाया जाता है, वैसाखी पर्व। ठीक है, ये लोहड़ी बच्चों ये आपका हरियाणा का है ये। ठीक है, लोहड़ी पंजाब का नहीं, हरियाणा का है ये लोहड़ी। और पंजाब में जो पर्व मनाया जाता है कौन सा, वैसाखी, क्योंकि जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, उस समय पंजाब में वैसाखी का भी पर्व मनाया जा रहा था। तो हरियाणा में लोहड़ी हो जाएगा, पंजाब का वैसाखी, सिक्किम का आप लोग देख सकते हो लोसांग। तो बी आपका करेक्ट आंसर था, बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला लिखा हुआ, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, निचले क्रम से उच्च क्रम में यानी नीचे से ऊपर की ओर रैंक को व्यवस्थित करना। तो लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर पुलिस, उप महानिरीक्षक, सहायक उप पुलिस, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल पुलिस उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर उप पुलिस निरीक्षक, फिर है पुलिस उप महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप। तो ये बच्चों आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होने वाला है और इसको हमें किस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यानी कि हमें नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित करना है। तो नीचे से ऊपर का क्रम क्या रहता है, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले होता है हेड कांस्टेबल। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के ऊपर आपका होता है इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर के बाद आपका होता है सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, ये बच्चों हमें देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपका होता है पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी बच्चों हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हेड कांस्टेबल, इसके बाद इंस्पेक्टर आता है बच्चों, इसके बाद सहायक या उप पुलिस अधीक्षक आता है और इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक आता है। तो इसका जो क्रम था वो क्या था, बी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है बच्चों, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जो परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, भारत के प्रथम थे। तो लिखा हुआ मेजर सोमनाथ शर्मा और सेकेंड लेफ्टिनेंट राघोबा राणे, कैप्टन विक्रम बन्ना, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। तो इनमें से क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं, कमेंट करके जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर हो जाएगा और कौन सम्मानित किए गए थे। ठीक है, 44 का क्या आंसर होगा।
जल्दी से बताएं बच्चों क्या होगा। तो 44 में अगर बात की जाए तो आपका जो आंसर रहने वाला है, क्या आप लोग सही दे रहे हो? तो देखते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा। 44 का जो आंसर था क्या था? ए था। और ये बच्चों जो वीरता पुरस्कार परमवीर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम चक्र से सम्मानित कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो 44 का जो आंसर था आपका क्या था? ए आपका आंसर था, ए आपका आंसर था। अगला, उत्तर प्रदेश के नौटंकी देखा होगा आप लोगों ने, रामलीला भी देखी होगी, कजरी, झोरा, छपेली, ठीक है, जैता, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्या है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक चित्रकला शैली, प्रसिद्ध मेले हैं। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के कजरी, नौटंकी, ये जितने भी हैं, नौटंकी, रामलीला, छोरा, छपेली, ये सब आपके उत्तर प्रदेश के क्या हैं? एक प्रकार के लोक नृत्य हैं। तो ए आपका आंसर सही था। लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनको सजाने के लिए, जिनको लोक नृत्य करने के लिए कोई रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन शास्त्रीय वाले में रंगमंच और सीखने की आवश्यकता होती है। तो 45 का जो आंसर था ए था, क्योंकि ये आपके क्या, सभी के सभी लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखना 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये है जेरी पिंट, मार्गरेट एटवुड, अमिताभ घोष, जोनाथन स्ट्राइट। तो मतलब ये पूछा गया ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये कौन से लेखक हैं जिनके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों मैंने बता रखा कि अमिताभ घोष ये प्रसिद्ध पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई। और मैं फिर बता देता हूँ जितने बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एक तो शशि थरूर की कहीं पुस्तक मिल जाएगा उनको, शशि थरूर करंट अफेयर में पुस्तक, अगर ये नाम मिल जाए याद कर लेना बच्चों। और एक सलमान रूशदी की अगर कहीं मिल जाए, सलमान रूशदी, ठीक है, याद कर लेना बिल्कुल। और एक कहीं अमिताभ घोष की अगर मिल जाए, अमिताभ घोष, तो इसको भी याद कर लेना। और एक अमिताभ कांत की, अमिताभ कांत की, अमिताभ कांत, ये कुछ बच्चों नाम है, यहाँ से ज़रूर ये पुस्तक पूछी जाती है। शशि थरूर, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, अमिताभ कांत, ठीक है। और ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ से पुस्तक आती ही है, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, सी इसका आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय IIT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006, 5, 8 और 4। जल्दी से 10 सेकेंड में बच्चों आप लोग आंसर बताएं, इसका क्या होने वाला है? IIT में जो ये अधिनियम किया गया था, ये कब किया गया था? 2000 वाला से 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। तो 47 का आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो इसका जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड के अनुसार 2008, ठीक है। तो ये जो भारतीय IT अधिनियम 2000 में जो संशोधन हुआ था, 2000 में प्रमुख संशोधन, ये कब किया गया था? 2008 में संशोधन किया गया था, 2008 में संशोधन किया गया था। अगला, भारत में नोटबंदी या विमुद्रीकरण कब हुई थी? ठीक है, तो सवाल पूछा गया भारत में नोटबंदी, विमुद्रीकरण का मतलब होता है जब देश में काला धन बढ़ जाता है और देश के लिए खतरा बन जाता है, तो सरकार पुराने नोटों को बंद करके नए नोट जारी कर देती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बार जो विमुद्रीकरण किया गया था वो 1978 में किया गया था, और उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 में, ठीक है, 1978 में। और इसके बाद जो विमुद्रीकरण हुआ था वो बच्चों हमारा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार थी, तब ये विमुद्रीकरण किया गया था। और ये आपको पता होगा कब किया गया था? ये किया गया था 8 नवंबर
8 नवंबर 2016 को रात्रि का समय था और मुझे लगता 8 ही बजा हुआ था। तो ए इसका आंसर करेक्ट था, ए 8 नवंबर 2016 को। और पहला विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा। विमुद्रीकरण का मतलब होता है जब देश में काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाए तो सरकार पुराने नोटों को बंद करके नए नोट जारी कर देती है। यही प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। तो इसका आंसर ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, अगस्त 2020 में सौर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, सौर चक्र पुरस्कार विजय नायर, मेजर अमन सिंह, जोड़ी बख्शी, विशाल कुशवाहा। कमेंट करके जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। अगस्त 2020 में सौर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए हो जाएगा, विशाख नायर। विशाख नायर अगस्त 2020 में सौर चक्र से सम्मानित जो किया गया था वो किसे किया गया था? विशाख नायर को सम्मानित किया गया था, विशाख नायर को। और इस सौर चक्र की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? सौर चक्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1952 से। 4 जनवरी 1952 से इस सौर चक्र की शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में अगर बात करें तो अभी लगभग वही अगस्त 2020 में विशाख नायर को इस चक्र से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? 17,800 मिलियन, 17,165 मिलियन, 16,196 मिलियन, 17,000 मिलियन। तो इसका मतलब जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तो वो पूछ रहा 50 निकल गया, 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी बच्चों। और मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन लगभग सही जाएगा, क्योंकि बच्चों ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल आंकड़ा है और आपको एग्जैक्ट बताना होगा नोटबंदी जब हुई थी तब उस समय संख्या कितनी थी। तो इसका जो आंसर बच्चों रहेगा बी आपका करेक्ट आंसर था, 17,165 मिलियन। 17,165 मिलियन 500 के नोटों की उस समय संख्या थी जब नोट बंद हुए थे 8 नवंबर 2016 को बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? महमूद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को, आराम शाह को। जल्दी से कमेंट करके बताएं इतिहासकार में दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? पहला सुल्तान किसे माना जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताएं, जल्दी से पहला किसे माना जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकेंड हो गए बच्चों आपके। तो इसका दिल्ली का पहला शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मैंने अभी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 था। ये लाखों में दान देता था, लाख वच कहते थे। और इसकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय हो गई थी, पोलो खेलते समय हो गई थी। तो बी आपका क्या था? करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर था। अगला, वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पेंसियोमीटर। जल्दी से 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दें, कौन सा उपकरण है? कौन सा उपकरण है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, जल्दी बताएं 52 का क्या आंसर होगा बच्चों? 10 सेकेंड होने वाले और हो गए। 52 का जो आंसर रहेगा आपका हाइग्रोमीटर रहेगा। हाइग्रो शब्द देखो, ग्रो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ड्रो। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, तो बी आंसर रहेगा। लेकिन वही हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापते हैं, जल का अपेक्षित घनत्व, जल का घनत्व मापा जाता है। दोनों में अंतर है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से बच्चों, दोनों में अंतर है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से।
और ये जो पेंसेंसियोमीटर लिखा हुआ विभवांतर का मापन किया जाता है, विभवांतर का मापन, विभवांतर का मापन, विभवांतर का मापन किया जाता है, विभवांतर का मापन। तो इसका जो 52 का आंसर था बी आपका बच्चों करेक्ट आंसर था। अगला हम लोग देख लेते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं क्या होगा 53 नंबर का आंसर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों ये 53 नंबर में। क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड आपके होने वाले हैं और हो गए, 10 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो ये बच्चों समझौता किसके साथ 2015 में किया गया था? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। और आपको पता है भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी है, कितनी है? 40-96 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश की सीमा 40-96 किलोमीटर है, 40-96 किलोमीटर है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से नहीं है? मतलब कि कौन सा इसमें से विकल्प है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? क्या खजुराहो है, क्या हम्पी है, क्या सांची का स्तूप है, क्या भीमबेटका है? जल्दी से बताएं, 10 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में आंसर दें। कौन सा स्मारक है जो विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? नहीं है, जल्दी से आप लोग बताएं। जल्दी से बताएं क्या होगा। 10 सेकेंड हो गए बच्चों। तो विश्व धरोहर में कौन सा शामिल नहीं है? हम्पी स्मारक समूह। और हम्पी स्मारक समूह ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है हम्पी। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है और इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल कितने धरोहर हैं? 42 हैं आपके, 42 हैं। ठीक है, 42 विश्व धरोहर सूची। और किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच का प्रभाव सीमा कहा जाता है? मैकमोहन, डूरन, रेड क्लिफ, पाक जल डमरू मध्य। जल्दी से बताएं, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? ठीक है बच्चों, होने वाले हैं 10 सेकेंड, जल्दी से बताएं और हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ए आंसर सही था। डूरंड रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा ये आपकी पाक और अफगानिस्तान के मध्य में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, भारत और पाक के मध्य में रेड क्लिफ है। और पाक जल डमरू मध्य भारत और लंका के मध्य में है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य में है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, फिर 21 अक्टूबर आ गया। 2 ऑप्शन बच्चों 21 के दिए हुए। तो सवाल में पूछ रहा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताएं भाई जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये आपका मनाया जाता कब? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को। यहाँ पर बच्चों अक्टूबर नहीं जून होगा, 21 जून होगा, ये मिस्टेक है। और 21 जून को रहता है योगा दिवस, योगा दिवस। 21 जून को कौन सा रहता है? योग दिवस या योगा दिवस। वो मिस्टेक से बच्चों हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखिए। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस, छात्र दिवस। ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस और कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? सवाल में बच्चों ये पूछना चाह रहा, आप लोग जल्दी से बताएं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आपके 10 सेकेंड बच्चों होने वाले। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? 10 सेकेंड होने वाले हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, यूएसए से बात करूँ तो यहाँ से मूल अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया? यूएसए से मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए? यूएसए से। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं, भाग 3 में। और किस आर्टिकल में? 12 से लेकर के 35 तक। नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करूं तो ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और इम्पोर्टेंट नीति निर्देशक तत्व 40, 44, 48 का रहेंगे। 40 में ग्राम पंचायत, 44 में एक समान सिविल सहायता, 48 में कृषि एवं पशुपालन और 48 का में पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा। 40 ग्राम पंचायत। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर था ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। फिर दूसरा, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को, ठीक है, ट्रांसफार्मर को स्टेट अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कुल मिला के ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी दी है। और ट्रांसफार्मर ये कैसी युक्ति है, क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों बताया गया और पूरा योगदान ट्रांसफार्मर का रहेगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ए सही है लेकिन सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगला, इथोपिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, सीलिंग, टका, बिर। कमेंट करके जल्दी से आंसर दें। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताएं 10 सेकेंड में। इथोपिया, 10 सेकेंड हो गए। तो इथोपिया तो सबसे पहले देश देखो किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और इथोपिया की राजधानी जो है आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। और इथोपिया की मुद्रा क्या? बिर्र है, बिर्र। तो डी आपका करेक्ट आंसर था। 59 का क्या था? डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य की जीडीपी का अधिकतम योगदान है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा। ठीक है, यानी मार्च 2020 में एक रिपोर्ट आई थी तो पूछ रहा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया हुआ, यानी सकल घरेलू उत्पाद में। तो कौन सा वो जिला होगा? जल्दी से आप लोग आंसर बताएं, जल्दी से बताएं कौन सा वो जिला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? नोएडा हो जाएगा। नोएडा का इस बार योगदान जीडीपी में अधिकतम रहा है। तो उत्तर प्रदेश का नोएडा जिला जीडीपी के योगदान में टॉप पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। अगला, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को चार्टी शिक्षा मिलाना है? ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप बी और सी दोनों। ठीक है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। कमेंट करके जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से आप लोग आंसर दें। बुनियादी शिक्षा को मिलाना, चार्टी लिख गया अधिकारी को बुनियादी शिक्षा, बुनियादी प्रशिक्षण।
शिक्षा मिलाना, ये बच्चों गलत छप गया, बुनियादी शिक्षा मिलाना अधिकारियों को। तो ये क्या होता है, ग्रुप ए वालों को मिलाना, ए ग्रुप के लोग जो होते हैं। तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी की जो स्थापना बच्चों की गई थी, वो स्थापना कहाँ पर कब की गई थी, 2009 में। और कहाँ पर की गई थी, एमपी में की गई थी। और ये ग्रुप ए के लोगों को मिलाने का कार्य करती है, ग्रुप ए के लोगों को मिलाने का कार्य करती है, मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है, ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल, बोत्सवाना। तो ये तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। इसी अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता, पंपास, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। और कंपास घास का मैदान कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में है। ठीक है, और बेल्ट कहाँ पर है, बेल्ट अफ्रीका में है, अफ्रीका में है बेल्ट घास का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ए आपका 62 का उत्तर सही था, ए सही था। अगला, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी, मानवाधिकार समिति, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, मानवाधिकार परिषद, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। तो जल्दी से आप लोग बताएं 10 सेकेंड में 63 का बच्चों क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है, 63 का क्या आंसर होगा। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2006 में किसने ये आयोग की जगह ली थी, तो ये ली थी मानवाधिकार परिषद ने। मानवाधिकार परिषद ने इसकी आयोग की क्या जगह ली थी, मानवाधिकार परिषद ने। सी आपका आंसर सही था। इस मानवाधिकार परिषद की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2006 में, 2006 में की गई थी। क्योंकि इसमें कहना ये चाह रहा, जो मानव के अधिकार हैं उसमें 2006 के दौरान कौन सा ऐसा निकाय था जिसने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी, तो वो मानवाधिकार परिषद ने ली थी। कब, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया, यूके, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। कमेंट करके जल्दी से बताएं कौन सा पहला देश था जिसने जीएसटी सबसे पहले लागू किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या रहेगा, फ्रांस। फ्रांस में जीएसटी की शुरुआत सबसे पहली बार कब की गई थी, 1954 में। वहीं भारत में बात करें तो जीएसटी किस राज्य ने लागू की थी, असम ने, असम ने। और जीएसटी कब लागू की गई थी, 1 जुलाई भारत में, 1 जुलाई 2017 को, 2017 को। जीएसटी की दरें कितनी है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपकी जीएसटी की क्या है, दरें हैं। और जीएसटी के प्रकार कौन कौन से, केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी यानी राज्य जीएसटी, ठीक है, यूटी जीएसटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, और आईजीएसटी, ठीक है। इसका मतलब कोई वस्तु बने और में बिके कहीं और, आईजीएसटी, कोई वस्तु इटावा में बन रही है और में बिक रहे, आईजीएसटी। तो जीएसटी के ये 4 आपके प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो डी आपका 64 का जो आंसर था वो बच्चों क्या था, डी आपका करेक्ट आंसर था, डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतारा भगत, महिपाल जगत राणा। तो बचाएं बच्चों, ताना भगत आंदोलन जो चलाया गया था, ये इसमें नेता कौन थे, जल्दी से बताएं। 10 सेकेंड के अंदर आंसर दें, 10 सेकेंड के अंदर। ताना भगत आंदोलन, तो इसके बच्चों नेता थे, आपके होने वाले हैं, 10 सेकेंड हो गया। जतरा भगत इसके नेता थे, जतरा भगत। और ये आंदोलन चलाया कहाँ गया था, छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर झारखंड में, छोटा नागपुर में। किस जनजाति के द्वारा, उराव जनजाति के द्वारा, उराव जनजाति के द्वारा।
और किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध था। ये ताना भगत आंदोलन कहाँ पर? छोटा नागपुर में चलाया गया था उराव जनजाति के द्वारा, और इसका नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। ठीक है। अगला, जनवरी 2020 में आसूगंज और अखौरा के बीच 50.51 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? ठीक है। यानी कि ये 2020 में आसूगंज से अखौरा के बीच एक सड़क है, और ये सड़क 4 लाइन में बनाना चाह रहे हैं। मतलब बीच में एक पट्टी, 2 लाइनें इधर, पट्टी के बीच 2 लाइनें इधर, 2 लाइनें इधर। तो पूछ रहा किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो जल्दी से आप लोग 10 सेकेंड में इसका आंसर दें, किसके साथ हस्ताक्षर किए हुए हैं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 66 का क्या आंसर रहेगा? तो 66 का बच्चों क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर रहेगा। ये समझौता का किसके देश के साथ हुआ? बांग्लादेश। और ये समझौता हुआ कब था? 2020 में। 2020 में किस देश के साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ में यह समझौता हुआ था, बांग्लादेश के साथ में। अगला, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? फिर से देखो बच्चों, वही आ गया, अभी क्वेश्चन आया था 1946, 48, 2006, 2017। तो मैंने अभी आपको पीछे में ये क्वेश्चन बताया था, मानवाधिकार परिषद कब गठित किया गया था? अभी बताया था 2006 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। ठीक है, बताएं जरा कमेंट करके, फटाफट बताएं कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड में आंसर दें, और 10 सेकेंड का समय समाप्त हो गया आपका। इसका जो आंसर था बच्चों फारसी था, क्योंकि 8वीं जो अनुसूची थी इसमें आपकी मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, और इन 22 भाषाओं में फारसी नहीं शामिल है, संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, डोंगो, संथाली, मैथिली, ये सब है। तो इसका कौन सा नहीं शामिल हो जाएगा? फारसी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है, यानी जो जहाँ से राजस्व आता है, वित्त धन आता है, उसका प्राधिकारी कौन होता है? तो राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयोग। जल्दी से बताएं बच्चों, राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी कौन होता है और इसे क्या कहते हैं? तो उच्चतर प्राधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व सचिव कहते हैं। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? कुल मिला के ये जो नीलगिरी खापली है किसकी फसल की प्रजाति है, ये पूछना चाह रहा। चावल की है, चाय की है, सरसों की है, गेहूं की है? जल्दी से बताएं, नीलगिरी खापली किस फसल की प्रजाति है? तो ये बच्चों किसकी प्रजाति थी? गेहूं की है, गेहूं की प्रजाति एक ये नई खोजी गई है। अगला बच्चों दिया हुआ, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीन ऐप को प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, मतलब भारत और चीन के बीच 2020 में जो समझौता हुआ उसमें चीन के ऐप को बंद कर दिया गया है। तो कितने ऐप को कितने ऐप को बंद किया गया? चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 11, 27, 59, 62 कमेंट करके जल्दी से बताएं कितने ऐप को बंद किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो बच्चों कुल टोटल 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, 59 ऐप पर। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबिला वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहद खिंचा वाला तंतु वाद्य यंत्र है। या बोबिला बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये लकड़ी के टुकड़े से बनाए जाते हैं। मतलब जब बीड़ा बजाया जाता है तो इसमें लिखा हुआ
तंतुवाद यंत्र, तार का प्रयोग किया जाता है, तंतु। तो उनमें से इन दोनों में जो है वो कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। तो ये बच्चों आंसर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं तो बोबिला बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाता है, सही है। ठीक है, किया जाने वाला वृहद खिंचाव वाला तार यंत्र है। तो बोबिला तार का ऐसे खिंचाव किया जाता है, तो पहला ये सही लिखा हुआ है। और इसके बाद बोबिला वीणा को आमतौर पर एकंडा वीणा के रूप में जाना जाता है, लकड़ी से बना होता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर था आपका ए, आपका करेक्ट आंसर था, ए आपका करेक्ट आंसर था, क्योंकि वो लकड़ी से बना होता है बीड़ा, उसमें तार लगे होते हैं, ऐसे खिंचाव किया जाता है, बीड़ा आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और समानता का अधिकार। जल्दी से बताइए किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा? 10 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर दें। तो ये बच्चों किसके अंतर्गत आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये मानव तस्करी पर ये रोक जो लगाई जाएगी किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत, अनुच्छेद 23 के तहत, क्योंकि 14 बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है, मतलब कि 14 वर्ष तक के बालकों को किसी होटल, कारखाने, रेस्टोरेंट में काम नहीं करवा सकते हो। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। और किस आर्टिकल में था मानव तस्करी पर रोक? तो 23 आर्टिकल में था, 23 आर्टिकल में था। अगला, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, तो मानवाधिकार के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये सवाल मैं पूछ रहा। तो बच्चों इनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। अगला, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? 3 है, 5 है, 6 है, 7। तो भारत में कुल कितने केंद्रीय गुप्तचर विश्वविद्यालय हैं? तो इनकी बच्चों अगर बात की जाए केंद्रीय गुप्तचर विश्वविद्यालय, तो इनकी संख्या भारत में कितनी है? 5 है, 5 है। ठीक है, तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय कितने हैं टोटल? 5 है, 5 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जीएस के बच्चों क्वेश्चन थे। और अगला जो आपका रहेगा संख्यात्मक योग्यता, तो आपको आगे की क्लास आपके सर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए और बच्चों क्लास का आनंद लेते रहिए, और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।